ये कहानी है शो ऑफ सुरेश की। शो ऑफ सुरेश की एक वेल पेइंग जॉब लग जाती है किसी बहुत अच्छी आईटी कंपनी में। पैकेज होता है 15 लाख। सारे फ्रेंड्स आते हैं, उससे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और बोलते हैं यार अब तो तू बहुत पैसे वाला बन गया है, अब तो तेरे ऐश ही ऐश है। शो ऑफ सुरेश को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है और शो ऑफ सुरेश ये मानने वाला होता है कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, खाओ पियो ऐश करो, अभी जितना पैसा है उसको खर्च करो, बाद के लिए क्या है, क्या पता जिए ना जिए। और वो हर दिन पार्टी करना शुरू कर देता है, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, होटल्स, और हर दिन पार्टी में लगा रहता है। और धीरे धीरे इसलिए वो डेट लेने लग जाता है, उस पर बहुत सारा डेट हो जाता है। लेकिन उसका शो ऑफ लगातार जारी रहता है क्योंकि उसको लगता है वो बहुत पैसे वाला है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है। और एक टाइम आने के बाद जब वो ओल्ड एज में आता है तो उसे पता लगता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं और वो पुअर रह जाता है। आईटी कंपनी में 50 की एज के बाद वो इररेलेवेंट हो जाता है, अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड नहीं कर पाता, इसलिए उसका पैकेज भी कम हो जाता है और बाद में उसको पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाल शो ऑफ सुरेश जैसा ना हो और आप शो ऑफ सुरेश की बजाय स्मार्ट सुरेश बने, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। आपको मैं इस वीडियो में कुछ हैबिट्स बताने वाला हूं जो आपको पुअर रखती हैं। आप अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी आप अच्छे रिच नहीं बन पाते हैं, अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहली आपकी गलती है यू पे योर सेल्फ लास्ट। अब देखिए एक सिंपल सा रूल है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। इसमें हम सेविंग्स को ले जाएंगे इधर और एक्सपेंडिचर को ले जाएंगे इधर, तो अब हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है 50,000 है। अब आप क्या करते हैं, आपका जो मंथली एवरेज खर्चा है वो 30,000 है, तो आप पहले 30,000 खर्च कर देते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आप उनको कर नहीं पाते हैं। उसका क्या रीज़न है कि आपकी बेसिक मेंटालिटी होती है, तो उसमें आप ये सोचते हैं कि यार मेरे अकाउंट में पैसे ही 20,000 है, अगर मैं अभी ये खर्च कर दूंगा तो मुझे किसी से पैसे लेने पड़ जाएंगे और मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगले 10-12 दिन में अगली सैलरी आने से पहले आप उन 20,000 रुपीज़ को भी निपटा देते हैं। उसकी बजाय अगर आप ये करें कि पहले आप इनकम माइनस सेविंग्स करें, यानी सबसे पहले 20,000 की आप जो भी करते हैं, मान लीजिए आप SIP करते हैं, बैंक में RD कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में RD कराते हैं, तो आप 20,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपके पास बचते हैं 30,000। देखिए आपने एक पार्किंसन लॉ पढ़ा होगा, वो लॉ ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसको निपटाने के लिए आपके पास 6 घंटे हैं, लेकिन अगर आप उसी प्रोजेक्ट के लिए आपके पास 18 घंटे हैं, तो वही 6 घंटे का काम आपके लिए एक्सपेंड होकर 18 घंटे का बन जाएगा। इसी तरह से ये रूल आपको पैसे में काम करता है। ये कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज़ अकाउंट बैलेंस था, तो आपका जो खर्चा है वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में है ही 30,000, तो आपका खर्चा भी ओनली 30,000 ही होगा। आप अपने आप ही कंट्रोल करना सीख जाएंगे उसको, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी होगी कि यार मेरे सेविंग अकाउंट में सिर्फ 30,000 है और जो 20,000 है वो पहले से इन्वेस्ट हो चुका है। तो अगर आप इस लॉ को फॉलो करें और बजाय इसके कि जैसे ही आपकी सैलरी आई आप सबसे पहले शॉपिंग करना शुरू कर दिया, आपके बिल पे करना शुरू कर दिया, बाहर आउटिंग चल रही है, आपको बताइए कैसे मौज में आ जाते हैं हम जब भी हमारी 1 तारीख को सैलरी आती है। 10, 12, 15 दिन में तो पूरे पैसे बराबर कर देते हैं। उसके बाद आपके लिए सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर आपके लिए सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और ये जो हैबिट है आपको कॉन्स्टेंटली पुअर रखेगी। सेकेंड है यू डोंट हैव इमरजेंसी फंड। देखिए इमरजेंसी फंड क्या होता है, मान लीजिए आपका 30,000 रुपीज़ का मंथली का खर्चा है, तो आप क्या करते हैं जो 3 से 6 मंथ के बीच का जो आपका खर्चा है उसको आप पहले से अलग से सेव कर लेते हैं। जैसे कि 30,000 इंटू 3 इज़ 90,000 और 6 इज़ 1,80,000। तो आपके इसके बीच में आप एक अमाउंट को पहले से सेव कर लेते हैं। अब ये करना क्यों जरूरी होता है, देखिए मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में SIP कराते हैं या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ और भी आपकी इन्वेस्टिंग चल रही है, लेकिन होता क्या है कि हमें कुछ ना कुछ अलग से इमरजेंसी आ जाती है। मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ोन गिर गया, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, आपको अचानक से दोस्तों के साथ प्लान बन गया, वहाँ आपको पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इन्वेस्ट तो किया था म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म सोच के, अचानक से आपके ऊपर कुछ खर्चा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट तो किया था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन होता क्या है कि आपको लगता है कि यार मेरे अकाउंट में जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट है उसमें 3 लाख रुपीज़ पड़े हैं, तो चलो मैं उसमें से कुछ विड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की अर्जेंट नीड आ गई है। और ऐसा ही आप स्टॉक्स के साथ करते हैं। और इसमें एक गलती और ज़्यादा बड़ी क्या होती है कि आपके जो अच्छे स्टॉक होते हैं
वो आप उनको फट से बेच देते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ कि उसको जैसे ही पैसे की नीड पड़ी, उसका जो स्टॉक सबसे अच्छा चल रहा था वो उसने निकाल दिया, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसको लगा क्यों किसी से लोन लेना जब मेरे पास खुद का ही पैसा रखा है। वो इस रूल को भूल गया है कि आप जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आपके असेट बिल्ड कर रहा है, वो आपके खर्चों के लिए नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, आज वो शेयर वहाँ से 2.5 गुना हो चुका है। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दी और उसने इमरजेंसी जो फंड नहीं बनाया, उसकी वजह से पहले तो उसने वो शेयर बेचा, उसके अलावा जो उस पर जो प्रॉफिट हो सकता था उसका वो भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम ऐसा कॉन्स्टेंटली करते हैं तो हम एक हैबिट लूप में फंस जाते हैं। तो जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट में से निकाल लेंगे। तो कभी भी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा तो तब बनेगा ना जब आपके पास लॉन्ग टर्म में आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा तरीका हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए कि अगर आपकी 50,000 इनकम है, वापस वही एग्जांपल लेंगे, हर बार सेम एग्जांपल लूँगा ताकि बहुत ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका 50,000 आपकी इनकम है, 30,000 आपका मंथली खर्चा है। अब आपको 90,000 का एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। तो आपके लिए उसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप धीरे धीरे मान लीजिए 10,000 अलग से उस इमरजेंसी फ़ंड में डालते हैं, और आप 9 महीने तक वेट करते हैं। आप ना स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आप सबसे पहले एक इमरजेंसी फ़ंड बना रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, ये तरीका थोड़ा गलत होगा। आप इन चीज़ को बैलेंस करिए। तो सबसे पहले आप 10,000 एक महीने बचा लीजिए और अगले महीने 10,000 का इन्वेस्ट कीजिए। फिर उसको 10,000 फिर आप अगले महीने इमरजेंसी फंड के लिए बचाइए, फिर 10,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे 18 महीने में क्या होगा कि आपका 90,000 इमरजेंसी फंड में भी बच जाएंगे और 90,000 रुपीज़ का आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो आपके जब भी आपके पास पैसे की दिक्कत आएगी, सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड को यूज़ करेंगे। और मान लीजिए अब आपको पैसे की ज़रूरत आई, तो आपने उसमें से 60,000 विड्रॉ कर लिए। अब आपके पास 90,000 माइनस 60,000 बचे 30,000। तो आप क्या करेंगे, उसको वापस रिप्लेनिश करेंगे। तो आपकी जब भी अगली बार इनकम आएगी तो आपका अगला एम दोबारा ये होगा कि सबसे पहले मुझे उस इमरजेंसी फंड को पूरा करना है। और ये इमरजेंसी फंड आप शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में रख सकते हैं, आप उसकी एफडी भी करा सकते हैं। ऐसी एफडी जिसमें पेनल्टी ना हो या कम से कम पेनल्टी हो, ऐसी जगह उसको रखें। तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत आएगी, आप अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को बेचने के बजाय उस इमरजेंसी फंड को यूज़ कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है, यू डोंट हैव एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए क्या है कि जनरली आपको बहुत लोग आके यूलिप वगैरह बेच देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम कवर मिलता है और बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ता है। लाइक 30,000 40,000 आपसे प्रीमियम लेंगे और आपको 20 साल बाद 10 लाख रुपए देंगे, जो एक्चुअली में आपके लिए कोई काम आने वाला नहीं है। वहीं पे आप लीजिए टर्म इंश्योरेंस। देखिए टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। लाइक 8,000 10,000 में आपको आराम से 50 लाख 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। और आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर का। और उसके अलावा आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस वगैरह सब कवर होना चाहिए। और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है आपको पूरी फैमिली का, घर में हर किसी का, हर एक बच्चे का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। चौथी चीज़ है लोन। देखिए क्या है, आजकल जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले हो गए हैं और उनको रिच बनने से ज़्यादा रिच दिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है। आज का जो जेन जी है, जो मिलनेयर है, वो बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है। क्रेडिट कार्ड लोन ले रहा है, होम लोन ले रहा है, कार लोन ले रहा है, पर्सनल लोन ले रहा है, फ्रेंड से लोन ले रहा है। इस तरह के लोन ही लोन के वो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। उसकी वजह आप क्या कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके पास घर नहीं है, तो पहला घर लेने के लिए आपको होम लोन लेना है। उसका जो इंटरेस्ट है वो 6 से 7% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड के जो लोन है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो टाइमली पेमेंट कर दें। आपको कार लोन अगर लेना है तो कम लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउन पेमेंट करनी है, लोन कम से कम लेना है। आपको बहुत महंगी गाड़ी नहीं लेनी है, अगर आप जो अफोर्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली वही गाड़ी लीजिए। उसके अलावा पर्सनल लोन से तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिफ्थ है ओवर एस्टिमेटिंग योर सैलरी। देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है। अब इंडिया में 95% से ज़्यादा लोग 1 लाख से कम कमाते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और मैं कितना भी खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन कई बार आप आपकी लाइबिलिटीज़ भूल जाते हैं। आप देखते हैं कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर आपके घर में 4 मेंबर हैं। आपकी वाइफ है जो अर्निंग नहीं है, 2 बच्चे हैं, आप पे उनकी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उनकी शादी करानी है, उनकी एजुकेशन है, मेडिकल बिल्स है। उसके अलावा कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके माँ बाप भी आप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक्चुअली में आप सोच रहे हैं 1 लाख, लेकिन आपकी जो सैलरी है आपको ऐसे काउंट करनी चाहिए कि आप 1 लाख अपॉन जितने मेंबर हैं टोटल उनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 1 लाख बाय 6 करेंगे तो लगभग 16,666 आएगा। तो आप आपकी सैलरी को 1 लाख ना सोच के आप उसको 16,000 सोचिए। और उसके अलावा आपको ये देखना है कि आपकी जो रिलेटिव इनकम है वो कितनी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं
एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए है जो मुंबई में रहते हैं और मिस्टर बी एक टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में रहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए वो रहते हैं इंदौर में। अब जो मिस्टर ए हैं वो 1 लाख कमा रहे हैं और मिस्टर बी भी 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए जो मुंबई में रहते हैं उनका जो रेंट है वो 30,000 है, वहीं मिस्टर बी का रेंट सिर्फ 8,000 है। बचा हुआ जो खर्चा है मिस्टर ए का मुंबई में रहने की वजह से उनका बचा हुआ खर्चा 40,000 है, तो उनका जो टोटल खर्चा है वो 70,000 मंथली है। वहीं 30,000 मंथली में तो टोटल इंदौर में रहने वाले बंदे का पूरा खर्चा ही निकल जाता है। तो एक बंदे का जो इंदौर में रह रहा है उसका तो अभी 70,000 रुपीज़ बच रहा है, जबकि दूसरे का सिर्फ 30,000 ही बच रहा है। लेकिन उनके दोनों के दिमाग में परसेप्शन इस तरह का होता है कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे उस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी रिलेटिव इनकम कितनी है, आप पे कितनी लायबिलिटी है। मान लीजिए जो कम कमा रहा है उसके 1 बच्चा है, लेकिन जो कंपैरेटिवली 20-25% ज़्यादा कमा रहा है लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, तो उसकी लायबिलिटी सीधे डबल हो जाएगी। मान लीजिए उसके पास ऊपर लोन भी है तो आपको वो लोन भी देखना है। और हमेशा आप आपकी सैलरी को कभी भी ना तो पैकेज से काउंट करना है कि मेरा 12 लाख का पैकेज है, क्योंकि पैकेज जो होता है वो CTC होता है, और ना ये काउंट करना है कि आप उसमें टैक्स भी इंक्लूड कर लें। आपको सबसे पहले करना है इन हैंड जो सैलरी आ रही है उसमें से जो आपको टैक्स जो देना है, और अगर आपने कुछ लोन भी ले रखे हैं वो भी अगर आपको देना है, तो वो सब माइनस करके जो आपके पास एक्चुअल में जो इनकम आ रही है, जो डिस्पोजेबल इनकम जो है आपकी, आपको उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा खर्चा करना है। इसलिए कभी भी आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उसको ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। और अगली गलती है टैक्स खुद फाइल करना। कई लोग क्या करते हैं कि CA के 2-4 हज़ार रुपये बचाने के लिए खुद का टैक्स खुद ही फाइल करने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेयर में 10,000 का नुकसान हो गया। वो उसको 4 महीने बैठ के रोता रहा, यार मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और वहीं पे जब उसको टैक्स भरने का टाइम आया, उसने खुद ने टैक्स भरा, कोई एग्जाम्पशन क्लेम नहीं करे, उसने गलती की और उसने 40,000 का टैक्स भर दिया, जबकि उसको भरना था हार्डली 5,000 का टैक्स। जो 35,000 का बेमतलब उसको नुकसान हुआ, जबकि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए उसने खुद से टैक्स भर दिया। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप खुद से टैक्स नहीं भर सकते हैं, आप खुद से टैक्स भी भर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि CA के साथ बात करके आप पूरे साल की पहले ही प्लानिंग कीजिए, एकदम लास्ट में प्लानिंग मत कीजिए। आप पहले से देख लीजिए कि आपको ATC में जो एग्जाम्पशन चाहिए, EPF के थ्रू, PPF के थ्रू, ELSS के थ्रू, वो आपको पहले ही कर लेना है, किस तरह से प्लान करने हैं। इंश्योरेंस के थ्रू, NPS के थ्रू, बच्चों की एजुकेशन, होम लोन, आप जो भी करना चाहते हैं वो पहले से प्लान कीजिए। उसको लास्ट के लिए मत छोड़िए कि यार जो करूँगा ना वो मार्च के लास्ट वीकेंड में कर लूँगा, या 31 मार्च के दिन शाम को बैठ के पूरा टैक्स भर लूँगा। ऐसे नहीं करना है आपको। टैक्स आपको या तो खुद भरना है तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके समझ के करना है, या फिर आपको एक सिंपल सा एक CA की हेल्प ले लेनी है। एक और गलती है, आजकल पैसिव इनकम के नाम पे लोग पागल हो रहे हैं। सबको पैसिव इनकम कमानी है। लोगों ने कह दिया यार बिना कुछ करे ही पैसे आते जाएंगे, और एक्टिव इनकम लोग भूल ही गए। आप पैसिव इनकम बनाएंगे कैसे? उसके लिए आपको कुछ एक्टिव इनकम तो चाहिए, या आपको पहले कुछ बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, कुछ ऑटोमेशन आपको करना पड़ेगा, वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आप पैसिव इनकम के पीछे भागने से पहले आप पहले आपकी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगली गलती है, जहाँ पे भी सेल देखी, जहाँ पे भी डिस्काउंट देगा वहाँ चले गए। मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ आपको 30% डिस्काउंट में मिल रही है 70 रुपीज़ की, पर आपको वो लेना ही नहीं था, लेकिन आप फिर भी ले लेंगे क्योंकि आपको लगेगा यार मैं 30 रुपये बचा रहा हूँ। आप 30 रुपये नहीं बचा रहे हैं, आप 70 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में मोस्टली टाइम आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती। उसके अलावा कई बार कैसे होता है कि आप 700-800 की टी शर्ट लेने के बजाय सेल में जाते हैं और वहाँ से 200-250 रुपये की 4-5 टी शर्ट ले आते हैं। खर्चा आपका उतना ही हो गया। अब आपको लगा यार मेरे पास तो 5 टी शर्ट आ गई, पर उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि आप उनको घर में भी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक्चुअली में आपने जो सेल से जो चीज़ें खरीदी वो होती कौन सी चीज़ें हैं? वो होती वो चीज़ें हैं जो कि बहुत लो क्वालिटी की होती हैं और दुकानदार उनको बेच नहीं पाते, इसलिए वो लास्ट में निकालने के लिए सेल वालों को दे देते हैं सस्ते दामों पे। इसलिए आपको सेल में से शॉपिंग करना अवॉइड करना है, और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो तभी करनी है, उसी चीज़ की करनी है जो चीज़ आपको एक्चुअल में ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं अमेज़ॉन का आ रहा है फेस्टिवल ऑफ़र, आ रहा है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आ रहा है, उसमें हम शॉपिंग करते हैं। अगर हमको उसमें से शॉपिंग करनी है, 20-30% का हाई डिस्काउंट चाहिए, तो भी आप तभी कीजिए। मान लीजिए आपको मोबाइल लेना था, लेकिन 1 महीने बाद आपको पता है कि सेल आने वाली है, तब आप 1 महीने बाद वही उतने ही पैसे का मोबाइल लीजिए, बजाय इसके कि अब आपको पहले 20,000 का मोबाइल लेना था, अब आप ऑफ की वजह से 30,000 का मोबाइल लेने लग जाए। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगली गलती है, आप में आर्ट ऑफ सेइंग नो नहीं है। आपके दोस्त ने आपको पैसे मांगे, आपने उसको दे दिए, चाहे पिछली बार उसने टाइम पे नहीं लौटाए थे, क्योंकि आपको मना करने में गलत लग रहा था। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ।
अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, वो पैसे टाइम पे नहीं लौटाता है, आप उसको पहली बार में ही मना कर दीजिए, क्योंकि आप 4 बार उसको पैसे देंगे, वो आपको टाइमली पहले तो पेमेंट नहीं करेगा। मान लीजिए उसने कर भी ली और 5वीं बार आपने मना कर दिया, तो वो शुरू के 4 बार भी भूल जाएगा कि यार इस बार उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अगर आपको गलत बनना ही है तो आप बेटर है आप पहले बार में ही बन लें, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका एफर्ट भी बचेगा। तो आप इसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आर्ट ऑफ सेइंग नो आपके इसमें बहुत काम आएगा कि दोस्त बोल रहे हैं यार मूवी चलते हैं, यार चल पार्टी करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, ना कि सिर्फ पैसे के लिए। तो इस तरह से अगर आप ये बहुत सारी जो गलतियाँ मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आप ये करते रहेंगे तो आप भी वही शो ऑफ सुरेश की तरह बन जाएंगे, लेकिन आपको बनना है स्मार्ट सुरेश। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी हमारा कंटेंट चेक कीजिए। थैंक यू।